दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति में अभी सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में खबर थी वो ये थी कि 23 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी पार्टियों की एक बैठक होने वाली है और इसी को लेकर सारे समाचार पत्र और मीडिया इसी में जुटी हुई थी। तभी कल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र जो एसटी कल्याण मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस इस्तीफे से कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि उसको लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि नीतीश कुमार चाहते थे, दबाव दे रहे थे कि वो हम पार्टी जो है वो जदयू में शामिल हो जाए, जदयू में मर्ज हो जाए। तो अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वो विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके पास गए थे। पिता पुत्र मतलब जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष सुमन दोनों गए थे। वहाँ उन्होंने वार्ता की थी और बाद में इस्तीफ़ा सौंपा था। इस्तीफ़ा सौंपने के बाद ये हो रहा था कि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होगा कि नहीं, स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा को स्वीकार करते हुए उसके अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय को भेज दिया। मतलब मान मनोवल वाली कोई बात नहीं दिखी। इसके पीछे क्या कारण है? लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था पार्टी में कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते हो? विलय के संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी ये वो बता सकते। तो महागठबंधन इच्छा उनकी थी, आप महागठबंधन इच्छा छोड़ने की उनकी थी। ये हम अभी आपको इस्तीफा तो उन्होंने त्याग पत्र दिया। हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है और इसको वो भी डिनाई नहीं करेंगे, हम समझते हैं। और इसका दोनों चीज़ है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो स्वीकृत हो गया, मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। साथ चलने का मतलब तो राजनीतिक मतलब होता है ना, जो राजनीतिक रूप से अब साथ नहीं है। और जहाँ तक विलय की बात है, साथ रहने पर ढेर सारी संभावनाओं पर विमर्श होता है। और दो पार्टी अगर विलय करती है तो एक ज़्यादा मजबूत पार्टी बनती है। इन संभावनाओं पर तो विमर्श चलते रहता है। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं चलेंगे। तो विपक्ष की बैठक होने 23 तारीख से पहले झटका तो लगा ललन को। ये झटका क्या है? महागठबंधन में बीजेपी करेगी, देखिए पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं। 17 पार्टियां आ रही हैं, पूरे देश के अलग अलग दल आ रहे हैं। इसमें झटका का कहाँ सवाल है? पूरे देश में भाजपा एकजुट होती, पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़े। इसमें देख लीजिए, मंत्रिमंडल आप बात समझ। लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया। और पहले हम लोगों के साथ भी, हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के आए
अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है, जो ललन बाबू जी कह ही रहे हैं, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं। इस पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये जो हम पार्टी ने अपने आप को महागठबंधन से अलग कर लिया है, इसका असर महागठबंधन पर क्या होगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों का, जो विपक्षी दल हैं, उनकी एकता के लिए जो बैठक 23 को बुलाई जा रही थी, क्या इसका असर उस पर भी पड़ेगा। यह भी प्रश्न उठाया जा रहा था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को एक करने की मुहिम को चलाने वाले नीतीश कुमार अपने स्वयं के गठबंधन को अगर बरकरार नहीं रख सकते हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी जो कवायद कर रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है, क्या फलीभूत होगा। इन सारी चीज़ों पर चर्चा चल रही थी। एक और भी बात सामने आ रही है कि क्या मांझी जी एनडीए में चले जाएंगे, और अगर एनडीए में जाते हैं तो उसका उनको क्या लाभ मिल सकता है। ये तमाम तरह की बातें थी। लेकिन इसी बीच में एक नई बात आ गई। नई बात ये आ गई कि आज जितने भी कोर कमेटी के लोग हैं, मतलब नीतीश कुमार के नज़दीक के लोग हैं, नीतीश कुमार स्वयं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो राजद के हैं, विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, इन सभी लोगों की एक बैठक हो रही है। और बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार की योजना बनी है, इसकी स्वीकृति हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें जो ये डैमेज कंट्रोल की बात आएगी कि एक मुसहर जाति से आते थे मांझी जी, जिन्होंने महागठबंधन से अपने को अलग कर लिया है, तो इसका असर महागठबंधन पर नहीं पड़े, इसके लिए डैमेज कंट्रोल की बात भी होगी। और साथ में और 2 रिक्त पद हैं जो राजद से रिक्त थे, उसके लिए भी एक चर्चा आ रही है कि एक कांग्रेस का विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है और दूसरा राजद के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। अभी ये किसको मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, ये बात साफ नहीं हुई है। लेकिन जदयू की ओर से जो डैमेज कंट्रोल है उसको लेकर रत्नेश सदा जो सहरसा सोनबरसा के विधायक हैं, वो विधानसभा में सचेतक भी हैं, साथ ही धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हैं, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। वह भी मुसहर जाति से आते हैं और संस्कृत से उन्होंने स्नातक किया है। तो आइए पूरी खबर की विश्लेषण करते हैं। जैसे ही डॉक्टर संतोष मांझी, डॉक्टर संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दिया कि राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया। ये बातें आने लगी कि क्या होगा, नहीं होगा, क्या असर होगा, नहीं असर होगा। तो सीधा हमारे हिसाब से इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है महागठबंधन पर। मतलब हम अगर अलग भी हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर जो मंत्री परिषद के विस्तार की बात हो रही है, उसमें रत्नेश सदा को उसी मंत्री पद को दिया जाना, यह भी डैमेज कंट्रोल करेगा। वो भी मुसहर जाति से आते हैं। अभी मांझी जी पर यह भी आरोप लग रहा था कि वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कभी अति पिछड़ों को नहीं देखा है, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपने बेटे, दामाद, समधिनी, इन्हीं लोगों के चक्कर में लगातार पड़े रहे हैं कि उनको कैसे पद प्रतिष्ठा दी जाती रहे। साथ ही उनके राज्यपाल बनने की भी बात लगातार चली आ रही थी। इस बीच में वो दिल्ली भी गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से भेंट की थी। हालांकि वहाँ उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि वो जो माउंटेन मैन कहे जाते हैं, उनको भारत रत्न दिलाने के लिए वो गए थे और इसी पर वार्ता करने गए थे। हालांकि जो राजनीतिक हलकों में खबर थी वो ये थी कि मांझी जी बहुत दिनों तक महागठबंधन में नहीं टिके रह सकते हैं। कारण ये था कि वो 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे और ये जानी हुई बात थी कि किसी भी स्थिति में 5 सीट जदयू उनको नहीं देने जा रही थी। उस स्थिति में उन्होंने सोचा कि एनडीए के साथ अगर मिल जाते हैं तो शायद ये स्थितियां बन जाए या
कुछ ज़्यादा हासिल करने की उम्मीद रही होगी। लेकिन एनडीए में क्या होगा उनके जाने के बाद, यह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि एनडीए में आप देखिए कि मतलब चिराग पासवान ने जो लोजपा रामविलास बनाया है, उसको 7 सीट पहले मिल चुका है। 6 सीट सांसद का, लोकसभा का और 1 राज्यसभा का, 7 सीटें। हालांकि वो ये कहते हैं कि वही ओरिजिनल है, तो उनका दावा 7 सीटों पर होगा। और उसी तरह उनके चचा पशुपति पारस, उनके साथ अभी 6 सांसद हैं। अब उनको कितना मिलता है सीट, यह भी देखने वाली बात होगी। तीसरे, उपेंद्र कुशवाहा के भी जाने की बात हो रही है और लगभग तय है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी दावेदारी रखेंगे। कुल 40 सीट है बिहार में सांसद का। इसमें अगर देखा जाए तो उस स्थिति में 10-12 सीटें दूसरे को चली जाती हैं। उस स्थिति में जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जीतन राम मांझी अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। अब यह प्रयोग कितना सफल होता है, नहीं सफल होता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि भाजपा ये चाहेगी कि मैक्सिमम सीट पर वो खुद लड़े। इसलिए चूँकि आपको याद होगा कि 2010 में जब भाजपा विधानसभा में लड़ी थी, तो उसने मात्र 120 या समथिंग सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और बाकी दे दिया था अपने घटक दल जदयू को। और बाद में जब दोनों में मतभेद हुआ तो जदयू ने भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन का साथ पकड़ लिया। तो ये भी सबक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से चाहते हैं मांझी जी, उस तरह उनको सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। ये दूसरी बात है कि कहीं उन्हें राज्यपाल का पद दे दिया जाए, या उनके पुत्र को राज्यसभा भेज दिया जाए, या उनको सांसद में लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाए। तो मिला जुलाकर लब्बो-लुआब ये है कि मांझी जी अब पेंडुलम की स्थिति में है। इधर से तो चला ही गया, उधर से क्या मिलेगा यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। मंत्री पद के विस्तार की बात, जैसे ही ये घटनाक्रम सामने आया, नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि मंत्री मंडल का विस्तार किया जाएगा। 3 मंत्री बनाए जाएंगे और 1 मंत्री का नाम खुलकर सामने आ गया इसलिए है कि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बाकायदा फ़ोन करके सहरसा के सोनबरसा विधायक रत्नेश सदा को पटना बुला लिया है। वो पटना आ भी गए हैं और पटना आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्हें ये कहा गया है कि वो पटना में ही रहें। इस बात पर क्या कहते हैं रत्नेश सदा, यह भी सुनिए। सर्वप्रथम संसदीय कार्य मंत्री का फ़ोन गया, रत्नेश जी कहाँ हैं, सोए हैं? हम कहे नहीं साहब, वो भर रात जगे हैं, तो खाना वाना खाकर थोड़ा आराम करना चाह रहे हैं, तो आप सीधे चले आइए रात तक में। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता है, तो कहाँ हैं? तो हम क्षेत्र में हैं साहब, तो आप सीधे चले आइए 6 बजे तक। हम कहे 5:30 बजे हम पहुंच जाएंगे साहब। इतना ही ठो बात हुई, अब सीधे हम चले आए 5:30 बजे। तो खुशी हो गया, हमसे पहले आपके चैनल के माध्यम और सब चैनल के माध्यम से क्षेत्र में और पूरे बिहार में हो गया। हमको कोई जानकारी नहीं थी। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पटना जो हमसे जुड़े हुआ था, जो हमको संतोष मांझी के बारे में पता भी नहीं था, जो संतोष मांझी दे दिए इस्तीफा। एक जॉर्ज मांझी यहाँ से हमको 2 बजे फ़ोन किया, जो संतोष मांझी इस्तीफा दे दिए हैं। तो हम कहे जो हम आ रहे हैं, इतना ही ठो बात हुआ। और हमको उस समय न कोई खुशी था न कोई गम था, जो हमको क्या बनना है नहीं बनना है। हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री के आवास गए, उसे आशीर्वाद लिए, फिर हम चले आए डेरा। अब क्या कहेंगे, कबीर का एक भजन है, बहुत आनंद कियो दयानिधि, बहुत आनंद कियो। सत केरा कंठी साहब, गला में दिल, सिर पर छत्र दियो। तो हम कबीर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखते हैं। उन्होंने जिस कीचड़ में हम फंसे हुए थे 2010 में निकाल करके और पटना में ला करके हमको, जैसे कबीर साहब पटना में लहर तालाब में कमल पर खिले थे, उत्पत्ति हुआ था, उसी तरह उन्होंने कीचड़ से खींच करके
हमको पटना जैसे आप लोग के बीच में कमल पर खिला दिए हैं। और इतना जिस समाज से और जिसका मैं पुत्र हूँ वह दैनिक मजदूर था, दिन भर दूसरे के खेत में काम करता था और शाम को इंतज़ार करते थे जो मजदूरी आएगा तब सब परिवार खाएंगे। हम दैनिक मजदूर का बेटा है। आपके खेत में, आपके बगल के पड़ोसी खेत में काम करते थे, वो मजदूरी आता था तब भोजन करते थे हम सब परिवार। तो वहाँ से खींच कर लाया, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। उन्हें विधायक के बना करके बहुत बड़ी जवाबदेही दे दी। अब इससे बढ़ के विधायक के से बढ़कर क्या होगा। दैनिक मजदूर का बेटा, तब सोचिए इससे बड़ा महान कौन व्यक्ति हो सकता है। हम तो कबीरे के रूप में देखते हैं इसको। जो अवगुण था हम में उस सब को निकाल करके निर्मल बना दिया आप लोग के सेवा करने के लिए, आप लोग के शरण में रहने के लिए। तब इससे ज़्यादा बयान नहीं कर सकते नीतीश कुमार के बारे में। रत्नेश सदा की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया है, अब मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन सच्चाई यही है जो हलकों में चर्चा चल रही है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। यह डैमेज कंट्रोल का भी मामला है, इसलिए कि मुसहर जाति से मांझी जी आते थे और सदा साहब भी मुसहर जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, इसलिए उनको मंत्री पद उनका मिलना लगभग तय है। इस पर उन्होंने मांझी जी पर भी बहुत तंज कसा और उन्होंने कहा कि हम तो धन्यवाद देते हैं जीतन बाबू को, जिन्होंने 1980 से लेकर के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बने। लेकिन कोई ऐसा लकीर खींचा है अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, वो दिखावे आपके चैनल के माध्यम से, तब बुझेंगे वो महादलितों, इस समाज के लिए, पूरे बिहार के जनता के लिए कोई काम किया है। अगर वह काम किया है तो अपने बेटा के लिए, अपने समधन के लिए, लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। और उन्होंने जो सोच रहा है कि हमरे चले जाने के बाद मुसहर समाज हमरे पीछे पड़ेगा, मैं उसको चैलेंज देता हूँ। 6 दिसंबर को परिनिर्माण दिवस था अंबेडकर साहब का, मिलर हाई स्कूल में। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तो हम हमरे बगल में थे बैठे हुए। हम कहते थे जे साहब आपके हाथ में पावर है, मुख्यमंत्री है, ये टोला स्वयं सेवक विकास मित्र जो इधर उधर भटक रहा है, तो कम से कम इसको अस्थायी कर दीजिए, सम्मानजनक वेतन लागू करवा दीजिए। आप जो कहिएगा कैबिनेट में पास कर दीजिएगा, वह सही हो जाएगा, इस समाज का उद्धार हो जाएगा। वो क्या कहते हैं हमको, काहे सब फेराम पड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी उस समय नहीं थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मांझी जी बोल दीजिए ना, तब वो 60 वर्ष के बाद बोले। आज वो महादलित के बारे में घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, महादलित के लिए कोई काम नहीं किया। आप जानते हैं जब वो मुख्यमंत्री था तो क्या क्या करता था, दूसरे के बहकावे में आकर के डॉक्टर को हाथ काट लेंगे, बहुत अफसर का बहू बेटी गड़बड़ है, इस तरह का भाषण मुख्यमंत्री देता है, इस तरह की बात मुख्यमंत्री करता है। महालोभी, महामहत्वाकांक्षी लोग हैं। और मुसहर समाज को जब से मुख्यमंत्री बना उसी दिन से महादलित में खास करके उसका सोच जाती है जो मुसहर मांझी है, उसको ही बर्बाद करने का काम किया। जो रत्नेश सदा है, जिनके मंत्री बनाने की बात हो रही है, वो संस्कृत से स्नातक हैं। राजनीति में आने से पूर्व वो ग्रामीण चिकित्सक रहे हैं और बाद में जदयू से 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। अब उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के बारे में
उनका कहना है कि नीतीश कुमार पिता तुल्य हैं। उन्होंने कबीर का एक दोहा भी उनके लिए कहा। तो कहने का मतलब यह है कि मांझी जी के पुत्र के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में रत्नेश सदा आ गए हैं। बाकी 2 पदों पर क्या होगा? तो 2 पदों पर, एक पर कहीं ना कहीं राजद की ओर से नीलम देवी के नाम की चर्चा भी चल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बने डॉक्टर अखिलेश कुमार, वो मिले थे मुख्यमंत्री से भी, तेजस्वी यादव से भी, और उन्होंने कांग्रेस के लिए 2 मंत्री पदों का डिमांड किया था, कि मांग की थी। अब एक चर्चा ये भी है कि एक मंत्री पद कांग्रेस के पाले में जा सकता है, लेकिन मंत्री कौन बनेगा इस पर अभी असमंजस है। ये बातें खुलकर सामने नहीं आई है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ, अभी राज्यपाल महोदय बाहर हैं, तो ये क्लियर हो गया है, ये बातें साफ हो गई हैं कि मंत्री परिषद का विस्तार 16 तारीख को होगा। इस बीच में बाकी 2 जो मंत्री पद हैं उस पर चर्चा होगी कि राजद के तरफ से कौन बनेगा और कांग्रेस के तरफ से कौन बनेगा। चूँकि जदयू के तरफ से जो डैमेज कंट्रोल में रत्नेश सदा का नाम लगभग फाइनल है, उस पर शायद कोई शक-व-शुबा नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, या खुल के जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है मंत्री पद के लिए फिर आपसे मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।